देखिए भाषा एक है, मुंडा भाषा हो भाषा एक है। हो भाषा सरलीकरण की ओर गया है। जैसे मुंडा में मानव को होड़ो बोलते हैं, हो में होड़ो को सरलीकरण करके हो कर दिया। मुंडा में घर को ओड़ा बोलते हैं, हो में उसको सरलीकरण करके ओआ बोल दिया है। मुंडा में लड़की को कुड़ी बोलते हैं, हो में सरलीकरण करके कुई कर दिया है। भाषा एक ही है, लेकिन इधर सरलीकरण की ओर गया है। आदिवासी भाषा को हर कोई सही रूप में प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते। इसीलिए जब रांची से इधर आते हैं, एक जगह बिंदा है, एक्चुअली बिंदा नहीं बिंगदा है। फिर इधर घाटी से नीचे उतरते एक जगह शारदा है, शारदा नहीं शारदा है। एक जगह लोरदा है, लोरदा, लोरदा नहीं है। अब जैसे इधर बड़ा बम्बू स्टेशन के बगल में एक गांव है चाचा, उसको लिख देते हैं चाचा। टाटा जाते हैं एक जगह कुदादा, गांव का नाम, लेकिन लिख देते हैं कुदादा। अर्थ का अनर्थ हो रहा है। देखिए आदिवासी भाषा में हलंत, अर्धवर्ण, विसर्ग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और विसर्ग का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा जाता है। जैसे लोरदा, दो में आकार नहीं करके वो विसर्ग कर देते तो लोरदा हो जाता है। उसी तरह कुदादा, दो में विसर्ग कुदादा हो जाता है। ये सब अब हम लोग अपने भी लिख नहीं पा रहे। जैसे कोड़ा, मधु कोड़ा लिख देता है, कोड़ा माने चाबुक। तो हम लोग अपने नहीं लिख पा रहे हैं, तो दूसरे लोग कैसे सही रूप में लिख सकेंगे। हम इसी पर ज़्यादा जोर दिए हैं, हो ग्रामर पर। देखिए संस्कृत भी कभी डायलेक्ट थी, बोली थी। सबसे पहले क्या नाम बोल रहे हैं, संस्कृत में ग्रामर लिखा है पढ़नी, पढ़ने के बाद और एक ग्रामर लिखा, दो आदमी ग्रामर लिखा, तब संस्कृत में मानकीकरण हुआ। इसीलिए पहले के धर्म ग्रंथों में भाषा में समानता नहीं है, लेकिन पढ़नी और एक दोनों होने के बाद संस्कृत में मानकीकरण हुआ है और एक रूपता भाषा में आई है। हिंदी को लीजिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के पहले आज जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी तो उस समय नहीं बोलते थे। उस समय का देवनागरी में लिखी हुई किताब मेरे पास है, उसको आप ठीक से पढ़ भी नहीं सकेंगे, पढ़ने के बाद भी ठीक से अर्थ को नहीं समझ सकेंगे। लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको खड़ी बोली के रूप में किया और वही अभी प्रचलित है। कहने का मतलब है भारत की जितनी भाषाएं हैं प्रकृत और अपभ्रंश काल से गुजरी है। 12वीं शताब्दी के बाद भारत की सभी भाषाएं वर्तमान स्वरूप में आया है। उसके पहले अपभ्रंश और प्रकृत से गुजरा है। लेकिन आदिवासी भाषा ही ऐसा है जो शुरू में जिस तरह थी उसी तरह की भाषा अभी भी। अब उल्टा पढ़े लिखे समाज में और समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग अपनी भाषा को शुद्ध रूप में बोल पाते हैं, अनपढ़ लोग शुद्ध रूप में नहीं बोल पाते। आदिवासी समाज में उल्टा है, अनपढ़ लोग अपनी भाषा शुद्ध रूप में बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग शुद्ध रूप में नहीं बोलते। देखिए हम तो पॉलिटिशियन हैं, भाषा के प्रति रुझान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पढ़ा, वर्ल्ड का 7 या 8 यूनिवर्सिटीज मिलके बनाया है, उसमें एक सेंटेंस आया कि द एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेज आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ
सम बोरिंग इनटू द आर्जियन लैंग्वेजेस। तब हमारा जिज्ञासा भाषा की ओर गया, कैसे इस तरह से लिखा गया है। तब हम जब डीप में गया, तब हमने पाया कि संस्कृत की तरह यहाँ का आदिवासी भाषा, मुंडा हो, संताल, जो भी ट्राइबल लैंग्वेज है, उसमें 3 वचन है और ये बीसी की भाषा है, संस्कृत भाषा से पहले की भाषा है। हम इसमें इसलिए भी मेरा ध्यान गया है क्योंकि जो आज लोग अपना धर्म पुस्तक जो लिखते हैं उसमें वो लोग स्पष्ट लिखे हैं कि कोई भी जाति समुदाय कहीं अगर माइग्रेट करता है तो अपने साथ भाषा, धर्म और संस्कृति को लेके जाते हैं। अब राइट या रॉन्ग, जो मैंने पढ़ा, आर्य विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, ईरान, ऑस्ट्रेलिया साइड से आए हैं। जब वहाँ से आए हैं, जो अब किताब में जो पढ़ने को मिलता है, हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, ये आर्य समाज का जिसको महापंडित बोलते हैं, उसका नाम से आप भी वाकिफ़ होंगे, महापंडित राहुल संस्कृत्यान, उन्होंने किताब लिखी है वोल्गा से गंगा। नेहरू जब पीएम थे, वो भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस तरह से और भी बहुत से विद्वान लोग लिखे हैं कि आर्य विदेशी हैं, बाहर से आए हैं। तो उन लोग जो लिखते हैं अपने किताब में, कहीं भी कोई माइग्रेट करता है तो अपने साथ भाषा, संस्कृति और धर्म को लेके जाते हैं। तो उधर से जो आए हैं, वहाँ की भाषा और धर्म कहाँ गया है, सवाल पहले मैंने ये उठाया। इसीलिए भाषा, यहाँ 3 वचन है, संस्कृत में 3 वचन है। जो भाषा को अपनाया बोलता है ना, एडॉप्ट किया है, उधार लिया है, तो संस्कृत तो बाद की भाषा है, तो इसमें 3 वचन है और आदिवासी भाषा में 3 वचन है। और आदिवासी भाषा में लकार है, संस्कृत भाषा में भी लकार है। तब हम बहुत जब डीप स्टडी किया तो सचमुच में आदिवासी भाषा में, आदिवासी भाषा सटीक है, शब्द चित्रित है, वैसी भाषा वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं उसका अर्थ अपने आप स्पष्ट होता है। जैसे एक उदाहरण और हम कहेंगे फेंको, फेंकना, और हम लोग उसको 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं। किसी को ऐसे हाथ में पकड़ करके फेंकते हैं, उसको बोलते हैं तैर। कोई पत्थर को पकड़ा, फेंक दिया तो तैर हो गया। और अब हिंदी में तो फेंकना ही है, इंग्लिश में थ्रो है। अब कोई लंबा वाला फेंका, हम लोग अगर सीधा चला जाता है तीर की तरह तो उसको बोलते हैं सोर। तीर की जगह जाता, अगर फेंक देते हैं तीर की तरह सीधा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोर। और जब फेंकते हैं उलट पुलट करके ऐसे लुढ़कते हुए जाता है तो उसको बोलते हैं हुरला। अर्थ कितना, इसी तरह से हर शब्द का सटीक अर्थ है। तभी हम कटना का तो बताया ही था, उसी तरह हर चीज़ में इसका सटीक अर्थ है। वैसा वर्ल्ड के किसी भी भाषा में नहीं है। किसी भी भाषा में निर्जीव बोधक और सजीव बोधक ना तो क्रिया है, ना संज्ञा है, ना सर्वनाम है। लेकिन ट्राइबल भाषा में है संज्ञा भी निर्जीव, सजीव बोधक, क्रिया भी और सर्वनाम भी। वैसा वर्ल्ड के किसी भाषा में नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, इसका अर्थ लेते हैं तुम ही सत्य हो, तुम ही शिव हो, तुम ही सुंदर हो। सत्यम का संधि विच्छेद हिंदी में कैसा करते हैं? सत्य हलंत जोड़ आयम, आयम माने यह, तो यहाँ सत्य होना चाहिए, तुम कहाँ से आया, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ की भाषा में अगर सत्यम का संधि विच्छेद करेंगे, हमने तो पहले आपको कहा कि यह ट्राइबल लैंग्वेज में सर्वनाम की संधि होती है, वर्ण की संधि नहीं होती है। जैसे विद्या जोड़ आलय, यहाँ ओ एक में तो आकार हो गया, एक ओ खत्म हो गया, यहाँ वर्ण की संधि हो गई है।
लेकिन आदिवासी लैंग्वेज में सर्वनाम की संधि होती है। सत्य जोड़ अम, सत्य हलंत जोड़ अम माने तुम। और कितना बढ़िया संधि भी हुआ, सत्य हलंत जोड़ आयम, वो तो गलत हो गया, लेकिन सत्य हलंत जोड़ अम बिल्कुल सटीक संधि है। अम माने तुम, ठीक है। उसी तरह से सत्य अम, सियु अम, सुंदर अम, तुम ही सत्य, तुम ही सुंदर, तुम ही सत्य हो, ठीक है। ये आदिवासी लैंग्वेज में बहुत अच्छा हुआ। एक उदाहरण और बोलते हैं। आप बोध गया गए हैं? बोध गया नीचे क्या बोलते हैं उसको, म्यूजियम। म्यूजियम जब जाएंगे टिकट देता है और प्रवेश करने लगेंगे तो उसका काउंटर पार्ट आपको फाड़ के देता है। उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, दीनम हयोति सुनी हतन, और उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, दान में दिया हुआ ही सुरक्षित रहता है। हम आप ही से पूछते हैं, दीनम हयोति सुनी हतन, 3 शब्द है। तीनों शब्द में से किसी भी शब्द का अर्थ ना तो दान होता है ना तो सुरक्षा होता है। फिर उसका अर्थ कैसे ऐसे हो गया, दान में दिया हुआ ही सुरक्षित रहता है। अब यहाँ की भाषा में, यहाँ की भाषा का जो प्रोनाउंसिएशन है, उस प्रोनाउंसिएशन में दीनम हयोति सुनी हतन, यहाँ की भाषा को प्रोनाउंसिएशन में कीजिएगा, दीनेम दिनगेम हयोति हयति सुनी हतन, दिनगेम हयति सुनी हतन। दिन माने रोज, दिनगेम, हयति माने चाहना, और सुनी हतन, हतन हम लोग इसको बोलते हैं, मतलब पहुँचा हुआ। चाहे भगवान हो या पहुँचा हुआ विद्वान को हर दिन हर कोई चाहते हैं। दिनगेम हयति सुनी हतन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहाड़ के ऊपर आप गए हैं, बोध गए, जहाँ वो जैन मंदिर सुने, बौद्ध मंदिर के सिंह द्वार में लिखा हुआ है, उसको आपने मार्क किया है, नमो मेयो हो रेगे क्यों, ये लिखा हुआ, मार्क किया आप? नहीं, नमो मेयो हो रेगे क्यों, ये लिखा हुआ है। हम वाइफ सबको लेके गया था एक बार, जब उन लोग ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग ले कर रही थी भागलपुर में। हमारी वाइफ अपने सहेलियों के साथ पटना गई, तो बोला हम लोग आए कहीं घुमाइए, हम उन लोगों को ले गया, बोध गया। और जब वहाँ पहुँचे, बोले जैसा लिखा हुआ है उसको हूबहू नोट करो। नोट किया हूबहू। गर्मी का दिन था, पेड़ के नीचे हम लोग बैठे, हम कहा जो नोट किया उसका अर्थ बताओ। तो कैसे बताएंगे? बोला हम लोग का आदिवासी प्रोनाउंसिएशन में उसको पढ़ो, नमो मेयो हो रेगे क्यों, नमो माने मिल, नमो मिया हो रेगे क्यों, यहाँ का सरली भाषा में हुआ, यहाँ की भाषा में नमो माने मिलना, हो रेगे माने आदमी में ही, मिलो क्यों। संस्कृत में एक श्लोक है, अचरम शब्दम शब्दम ब्रह्म, आवाज ही भगवान है ना। यहाँ क्यों आवाज हुआ, तो बोलने लगी कि नहीं, क्यों का तो अर्थ हम लोग नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, मुर्गा को थोड़ा छेड़ दो तो आवाज़ क्या होता है, क्यों आवाज़ हुआ। इसीलिए भगवान को हम लोग मुर्गा पूजा करते हैं, माने क्यों माने आवाज़, आवाज़ माने भगवान, यानी इसका अर्थ हो गया मानव शरीर में ही भगवान का निवास है। अच्छा, अब उस एक बार हम तो ले गया था विधानसभा लाइब्रेरी के पास, लाइब्रेरियन के पास, वो अपने को प्रकृति और संस्कृत भाषा का पंडित समझता था, लेकिन हमको इसका अर्थ बताइए, नहीं बता नहीं सका। तो एक बार बाई रोड हम जा रहे थे पटना, रास्ते में पावापुरी है, वहाँ हम घुसा, किताब एक लिया, खरीदा, और उसी में हमको पढ़ते पढ़ते मिला कि भगवान का निवास मानव शरीर में। तो जो अर्थ हम निकाला उससे ठीक हो गया। और आखिरी में एक बात कहेंगे, वारंगचिती। वारंगचिती हो भाषा की लिपि है। वारंगचिती रोमन स्क्रिप्ट की तरह
इंडिपेंडेंट है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर है। तो हिंदुस्तान की कई एक भाषाएं हैं। जितनी भाषाओं को संविधान का 8वीं अनुसूची में प्रविष्टि दी गई है, उन भाषाओं की किसी भी लिपि से आप साइंस का फार्मूला नहीं लिख सकते हैं। क्यों? इसलिए कि किसी भारत की किसी भी भाषा का स्क्रिप्ट इंडिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए साइंस का फार्मूला H2O + SO4 = सो एंड सो रोमन स्क्रिप्ट में ही कर सकते हैं। न देवनागरी में, न उर्दू में, न बांग्ला में, न उड़िया में, किसी भी भाषा की स्क्रिप्ट से इसको आप नहीं बना सकते। ठीक है। उसी तरह से अलजेब्रा का फार्मूला A + B² = सो एंड सो, ये भारत की किसी भी भाषा का स्क्रिप्ट से आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी भाषा का स्क्रिप्ट इंडिपेंडेंट है। और मैंने एब्रोब्रिएशन इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट से ही बनाया जा सकता है। तो ये वारांक्षिती इंडिपेंडेंट है, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है। और एक वारांक्षिती से साइंस का फार्मूला, वारांक्षिती का फार्मूला बहुत आसानी से बनाते हैं। एब्रोब्रिएशन शॉर्ट में, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं DN चंपिया, हिंदी में तो नहीं लिख सकते। अच्छा, हिंदी में कभी कभी लिख देते हैं, उसका गलत शब्द में क्या बोलेंगे, गलत शब्द गाली गलौज वाला के अर्थ में निकल जाता है। अगर हिंदी में देवनागरी में उसको संक्षिप्तकरण करके लिखते हैं, गाली गलौज वाला बन जाता है। तो ये वारांक्षिती में बहुत बढ़िया से होता है। अब जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं DN चंपिया, और वारांक्षिती में लिखेंगे तो द चंपिया, माने यहाँ भाषा का जो प्रोनाउंसिएशन है उसी के अनुरूप उसका प्रोनाउंसिएशन भी है वारांक्षिती का। अब जैसे इंग्लिश का भी प्रोनाउंसिएशन A, B, C, D, यहाँ की भाषा में A माने A वो कैसे ना होता ना, B लाइम B है ना, C जो तो ना उत्तम C की ना, D कोया डी वो कोया, वो इंग्लिश में वो है। और देवनागरी का भी बहुत सा जो स्क्रिप्ट है, अब हिंदी में उसको करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ट्राइबल लैंग्वेज में अगर उसको करते हैं तो देवनागरी स्क्रिप्ट का भी बहुत सा अर्थ निकल जाता है। देखिए, अब नई शिक्षा नीति जो बनी है उसके तहत बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देनी है। अगर इसको लागू कर देगा तो लोग अपनी भाषा को नहीं भूलेंगे। जब तक भाषा को रोजी रोटी के साथ शामिल नहीं किया जाएगा, भाषा के प्रति लोगों का रुझान नहीं होगा। अब चूँकि हर समाज की भाषा को जब सरकार स्थान दे रही है, वो भाषा से पढ़ाई होगी तो उसमें शिक्षकों की ज़रूरत है। अगर उसी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो रोजी रोटी से इसका संपर्क हो जाएगा। इसीलिए भाषा का विकास के लिए ज़रूरी है रोजी रोटी।